नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 8। वक्त गंगा सवेरा का है, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में आपको राजस्थान की हम खबर देंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ से खबर आई है, जहां पर स्टंट के दौरान एक युवक नदी में बह गया। स्टंट कर रहा था और नदी में बह गया। तेज नदी के बहाव में स्टंट कर रहा था ये युवक। देखिए ये वीडियो, देखिए ये वीडियो आप देखिए। सबसे पहले हम यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तेज बहाव में ये स्टंट कर रहा था। और कितना तेज बहाव है नदी का, आप देखिए कितना तेज बहाव है। नदी के दो छोर पर रस्सी बांधकर ये लटक रहा था और इस बीच में स्टंट करने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन देखिए फिर बह गया। बीच नदी में पहुंचते ही हाथ से रस्सी इसकी छूटी और 1 किलोमीटर तक बहने के बाद युवक ने पेड़ पकड़कर अपनी जान को बचाया। पेड़ पकड़ा और उसके बाद खुद की जान को बचाया। तो नदियों के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा था, स्टंट कर रहा था। और स्टंट करते हुए देखिए काफी देर तक तो टिका रहा, लेकिन नदी का वेग इतना ज्यादा था कि जिस रस्सी के सहारे ये उम्मीद कर रहा था कि ये स्टंट आराम से कर लेगा, देखिए वो रस्सी हाथ से छूटी और उसके बाद सेकंड में ये जो है बह गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि ये टिक नहीं पाया ज्यादा देर तक। रस्सी से ये बीच तक तो पहुंचा और वहां पर इसने स्टंट करने की कोशिश की। देखिए पैरों से ये स्टंट करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बिना जमीन को छुए जो है सिर्फ सतह ऊपरी हिस्से के टकराएगा अपने पैरों को। तो ये इस तरह का स्टंट करने की कोशिश कर रहा है। एबीपी गंगा आपसे यही अपील करेगा कि ये बहुत खतरनाक वक्त है नदियों के किनारे जाना और इस तरह के स्टंट करना। आप इस तरह के स्टंट को आप ना दोहराएं, घरों पर ना करें, नदियों के किनारे अभी आप ना जाएं। ये युवक बह गया, इसकी जिंदगी बच गई, लेकिन जिंदगी खत्म हो सकती थी। ये पेड़ से टकराकर, पेड़ से इसने पकड़कर खुद को बचा लिया, लेकिन 1 किलोमीटर बहा था ये। अब कोरोना पर यूपी से बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। यूपी में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन यूपी में एक बार फिर से लग सकता है, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को ये कंप्लीट लॉकडाउन का सुझाव दिया है, सजेशन दिया है कि कंप्लीट लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जब डेटा देखा, जब आंकड़ों को देखा, तो उसके बाद ही टिप्पणी करनी। हाईकोर्ट ने आम नागरिकों को भी यहां पर चेताया, कंप्लीट लॉकडाउन के बिना संक्रमण को रोकना संभव नहीं है। हाईकोर्ट की टिप्पणी, इसके साथ साथ उन्होंने ये टिप्पणी की, तो ना तो सरकारी अमला सख्ती दिखा रहा है, ना ही लोग मान रहे हैं। हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि सरकार अगर फैसला नहीं लेती तो फिर उसके बाद कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा और कंप्लीट लॉकडाउन कर ही लोगों को रोकना बेहतर है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा लोग नहीं मान रहे हैं और प्रशासन भी सख्ती से मनवा नहीं पा रहा है, तो ऐसे में कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प। यहां पर हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि ब्रेड बटर खाने से ज्यादा जरूरी है जीवन को बचाना। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों में हलफनामा देने को कहा है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोइन, हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं बहुत तल्ख टिप्पणियां हैं। इन टिप्पणियों के बाद अब संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं कि यूपी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगे? इस बात की संभावनाएं कितनी है कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़े? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी इसका कोई विकल्प नहीं है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर संक्रमण को रोकना है तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाना और इस पर सख्ती से अमल कराया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं। वो ये जरूर कर सकती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन किया जा सकता है, 10 से 15 दिनों का लॉकडाउन हो सकता है, या फिर जो बड़े शहर हैं जहां कोरोना के मामले काफी ज्यादा है, संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है, रफ्तार बहुत ज्यादा है, वहां पर लॉकडाउन किया जा सकता है। वहां पर लॉकडाउन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो बड़े शहर है, जहां पर टेस्टिंग की सुविधा ज्यादा है, जहां पर लेबोरेटरीज है, वहां पर जांच ज्यादा हो रही है, इसलिए नए मामले
ज्यादा सामने आ रहे हैं, जबकि जो छोटे जिले हैं वहां पर उतनी ज्यादा जांच नहीं हो रही है, इसलिए जो है संक्रमण के मामले थोड़ा कम नजर आ रहे हैं। तो कमोवेश पूरे उत्तर प्रदेश के एक जैसे हालात हैं। ऐसे में सरकार के पास कंप्लीट लॉकडाउन का जो सुझाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है उसको लागू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं देता है। 28 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी को अपना हलफनामा पेश करना है, सरकार की इस पर क्या राय है वो पेश की जाएगी और जो अधिकारी है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब से लेकर तकरीबन 48 से 50 घंटे का समय है उत्तर प्रदेश सरकार के पास और इसी 50 घंटे के अंदर उसको फैसला लेना होगा कि हाईकोर्ट का जो सुझाव है उस पर करना क्या है। कल जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लागू करेगी तो अगली सुनवाई पर उसे आदेश जारी करना जी पड़ सकता मोइन, आप है। बहुत महत्वपूर्ण हालांकि बात ये कर रहे हैं कि नीतिगत बहुत फैसला ज्यादा है, वक्त नहीं सरकार है, को यही इस पर 48 फैसला घंटे करना के करीब चाहिए। आप वक्त बस सरकार के पास है और इस बीच में निर्णय भी लेना है। मोइन, आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है इसी से जुड़ी हुई, सरकार के निर्णय से जुड़ी हुई और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी में सख्ती अपनाई जाएगी, सख्ती अपनाएगी सरकार। सूत्र इस वक्त ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 2 गज की दूरी और मास्क को लेकर और सख्ती सरकार अपनाएगी। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन क्या लगेगा, इसकी संभावनाएं कम दिख रही है। सरकार के अनुसार यूपी में पूरी तरह से लॉकडाउन संभव नहीं है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, सूत्र और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सरकार क्या निर्णय ले सकती है? देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है, सोर्सेज की माने तो पूरा लॉकडाउन यूपी में नहीं लगेगा। सरकार पूरी तरह से रिजिड है और उसका मानना है कि अगर हम पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो यूपी में 1/4 1/3 इस तरह की बातें हैं, आंकड़े हैं और बहुत स्थिति नियंत्रण में है। सरकार का मानना है, जैसा कि कोर्ट में कहना है कि कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, झांसी हो, गोरखपुर हो, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट का हवाला कोर्ट ने दिया है और कहा है कि कोरोना की महामारी और बढ़ती जा रही है, विविष्का बढ़ती जा रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार का मानना है कि ये संभव नहीं है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगे और सरकार इसके लिए हरगिज तैयार नहीं है। और सोर्सेज की माने तो ये कोर्ट का अधिकार भी नहीं है कि पूरे प्रदेश में वो कोई पूरे लॉकडाउन का आदेश जारी करे और सरकार उसको मानने के लिए बाध्य हो। अगर हाईकोर्ट इस तरह का आदेश जारी करता है तो आगे की कार्यवाही भी यूपी सरकार करेगी। एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि अगर हाईकोर्ट इस तरह की बात, इस तरह का आदेश जारी करता है तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जाएगी, क्योंकि सरकार हरगिज तैयार नहीं है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हो। हाँ, सरकार इस बात को लेकर जरूर तैयार है कि सख्ती और 2 गज की दूरी का जो नियम है उसे सख्त, उसे ज्यादा से ज्यादा पालन कराया जाए और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन कराएंगे। लेकिन हरगिज पूरे यूपी में लॉकडाउन नहीं लागू होगा। अगर हाईकोर्ट इस तरह का आदेश जारी करता है तो इसके खिलाफ यूपी सरकार। जी वीरेश, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी दी है। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर यह है कि सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट कोई आदेश दे देता है, अगर हाईकोर्ट कोई निर्देश देता है कंप्लीट लॉकडाउन जैसा, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार। हाईकोर्ट अगर कोई निर्देश देता है तो फिर उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। लेकिन सख्ती से तमाम नियमों का पालन करवाने के बाद सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क, इन तमाम चीजों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, काकोरी के हरदोई रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण हादसा हुआ है, काकोरी से हरदोई रोड पर यह हादसा हुआ है। 2 रोडवेज बस और ट्रक आपस में भिड़ गए। लखनऊ काकोरी के हरदोई रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 रोडवेज बस और ट्रक आपस में भिड़े। कई लोगों के इस वक्त घायल होने की सूचना मिल रही है। पुलिस फोर्स मौके पर बुलाए गए हैं और ये जो जानकारी मिल रही है शुरुआती की, सड़क हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। 3 की मौत की सूचना भी मिल रही है। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संतोष, बताइए इस वक्त क्या कुछ है वहां पर? देखिए, काकोरी के अमेठिया मोड़ पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 बस और 1 ट्रक के बीच में टक्कर हुई है और उसी बीच में बस की चपेट में आने से एक स्कूटी भी दबी हुई है। बताया जा रहा है करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें 9 लोगों की हालत गंभीर है, ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिल पा रही है, 3 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। बड़ा भीषण सड़क हादसा है। वहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन
पूरा रोड जाम है। दो बस और ट्रक की टक्कर से पूरा हाईवे जाम है। वहीं इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 2 बस, एक ट्रक और एक स्कूटी भी बताया जा रहा है कि इसमें दबे हुए 1.5 दर्जन के करीब लोग घायल हैं, 3 की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, नोएडा कांड में 2 आईपीएस अफसरों को राहत मिली है। आईपीएस अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार को राहत मिली है। नोएडा कांड में 2 आईपीएस ऑफिसर्स को बड़ी राहत मिली है। आईपीएस अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार को राहत मिली है और एफएसएल ने आरोपी चंदन राय की वॉइस सैंपल रिपोर्ट आपको बता दें कि भेजी थी और वॉइस सैंपलिंग का मिलान नहीं हुआ है मिलान। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं और संतोष शर्मा ही हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। संतोष, बड़ी राहत मिली है, ये 2 आईपीएस ऑफिसर जिनको राहत मिली है और राहत मिलने के पीछे के कारण ये आप दर्शकों को बताएं, कैसे राहत मिली और क्या मिली है? देखिए, 23 अगस्त 2019 को एसएसपी नोएडा रहे वैभव कृष्ण ने कुछ लोगों के ऊपर, जिसमें चंदन राय समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। आरोप लगाया कि ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, पत्रकार बताया गया, और ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, अफसरों के साथ मिलकर से ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे थे। इसके बाद जो चंदन राय के मोबाइल फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग मिली, जो बताया गया कि वो अजय पाल शर्मा की है, और इसके अलावा चंदन राय के मोबाइल से 5 अन्य अधिकारियों से व्हाट्सएप चैट भी मिले, जिसमें हिमांशु कुमार, राजीव नारायण मिश्रा, गणेश शाह और सुधीर कुमार सिंह, ये तमाम अफसरों के नाम मिले। जिसके बाद से सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी गठित की और जो अजय पाल शर्मा की जो ऑडियो कॉल, जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी चंदन राय और अजय पाल शर्मा के बीच में, उसकी फॉरेंसिक जाँच कराई गई। फॉरेंसिक जांच में जो अभी तक रिपोर्ट मिल करके आई है, नोएडा पुलिस को भेज दी गई है, उसमें साफ लिखा गया है कि वॉइस का मिलान नहीं हो सका है। यानी कि जो वॉइस सैंपल लिया गया था चंदन राय का, जब वो गिरफ्तार था जेल में, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसका वॉइस सैंपल लिया गया था, वो उसके आवाज़ से मैच नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं राहत की बात है, क्योंकि वैभव कृष्ण के द्वारा अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, सरकार ने जांच के बाद 3 अफसरों को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ जांच जारी है। अभी भी इन दोनों अफसरों के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है, लेकिन एफएसएल के द्वारा ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इन दोनों अफसरों के लिए एक राहत देगी। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वॉइस सैंपल मैच नहीं हुए, इसलिए बड़ी राहत इनके लिए मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ना है। यूपी में 6 महीने के लिए पंचायत के चुनाव टल सकते हैं, ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव टल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। 6 महीने के लिए पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है। कोरोना के कारण पंचायत चुनाव स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना के कारण संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, हाईकोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार इसको लेकर चिंतित है। ऐसे में पंचायत चुनाव स्थगित करने पर विचार किया जा रहा है। स्थितियां ठीक रहीं तो 6 महीने के बाद पंचायत चुनाव होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि पंचायत चुनावों पर असर पड़ सकता है कोरोना संक्रमण का। कोरोना का साया पंचायत चुनाव पर अब मंडराता हुआ दिख रहा है। यूपी में 6 महीने के लिए इन चुनावों को टाला जा सकता है और ऐसे में पंचायत चुनाव फिलहाल स्थगित करने पड़ सकते हैं अगले 6 महीने के लिए। स्थितियां ठीक होने के बाद ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। लखनऊ में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स में आग लगी है और आपको बता दें कि आग लगने से लाखों का यहां पर नुकसान हो गया। दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया जिसने आग पर काबू पाया। ये क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है और आग लगने के बाद से आप आग के लपटों को देख सकते हैं। पूरा का पूरा ये क्लिनिक मेडिकल स्टोर आग की चपेट में आ गया। लखनऊ की तस्वीरें हैं, रात की तस्वीरें हैं और लाखों का नुकसान हो गया। जो भीतर दवाइयाँ थी, जो सामान था, वो जलकर खाक हो गया है। तस्वीरों को आप देख रहे हैं और धुआं निकलते आप देखिए। दमकल को सूचित किया गया, फिर दमकल विभाग की टीम पहुंचे और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन भीतर रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। झांसी से अब बड़ी खबर, जहां पर पानी भरने के विवाद में एसिड से अटैक किया गया। एसिड अटैक किया गया है पानी भरने के विवाद में। झांसी से बड़ी खबर, एसिड अटैक में 20 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि झुलस गए हैं और यह विवाद शुरू हुआ पानी भरने को लेकर, जिसमें एसिड अटैक किया गया। एक शख्स की आंख में तेजाब चला गया है। एक शख्स की आंख में तेजाब गया है। थाना उल्दन के बासार गांव का मामला है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, झांसी से एसिड अटैक हुआ है और ये एसिड अटैक पानी भरने के विवाद में हुआ। छोटा सा विवाद
जिसमें एसिड अटैक और 20 से ज्यादा लोग इस एसिड अटैक में झुलस गए हैं। और बता दें आपको कि एक शख्स की तो आंखों में तेजाब चला गया है। एक शख्स की आंख में तेजाब गया है। ये थाना उल्दन के बाजार गांव का मामला है। 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। अब आजमगढ़ से खबर, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। मऊ से बताया जा रहा है कि मऊ में शादी से लौट रहे थे सभी लोग, इस बीच में हादसे का शिकार हो गई गाड़ी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से जा टकराए और ये लोग घायल हो गए। बिलरियागंज थाना इलाके के कुर्थीपुर गांव का ये मामला है। कुर्थीपुर गांव में ये घटना हुई है, जहां पर बिजली के खंभे से जा टकराई ये गाड़ी। इसके बाद से लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची। तो उसके बाद गंभीर रूप से घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भेजा। जिले के बिलरियागंज थाना इलाके के शेखुपुर गांव के रहने वाले ये सभी घायल बताया जा रहा है। और खुर्रम हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। खुर्रम, हादसे के पीछे का कारण क्या रहा और घायलों की हालत कैसी है? जी, बड़ा हादसा हुआ। घायलों की हालत तो गंभीर बनी हुई है। उसमें दो लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी है। उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। बाकी कुछ लोगों की हालत स्थिर है। ये गंभीर हादसा है। ये लोग कल मऊ से किसी शादी को अटेंड करके शेखुपुर आ रहे थे वाया जीनपुर के रास्ते, और नीचे लग रहा है कि गाड़ी बहुत ही तेज स्पीड से थी। गाड़ी की स्थिति देखने के बाद ये साफ लग रहा है कि गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और किसी चीज को बचाने में ये लोग जाकर के खंभे से टकरा गए हैं। उसके बाद उसमें कई लोग घायल, आसपास के लोग, काफी लोग वहां मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गए और किसी तरीके से इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला गया है। और पुलिस ने इन लोगों को पहले प्राथमिक उपचार के लिए बिलरियागंज पीएचसी पर भेजा। वहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिर इनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इसमें 2 लोगों की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। जी खुर्रम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर अब जौनपुर से, जहां पर एक युवक के धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। साथ ही बताया जा रहा है जो हत्या का आरोप है वो किसी और पर नहीं बल्कि उसके दोस्त पर ही, साथी पर ही। साथी के साथ ही घर से ये युवक निकला था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। घटना के बाद से मृतक का साथी मौके से फरार हो गया। शाहगंज कोतवाली इलाके के बढ़ाना गांव का मामला। बढ़ाना गांव में एक साथी पर लगा है अपने दूसरे साथी का मर्डर करने का आरोप, हत्या करने का आरोप, और धारदार हथियार से बताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिकरू कांड से जुड़ा हुआ एक और ऑडियो वायरल हो रहा है और ये ऑडियो कानपुर के तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार और चौबेपुर एसओ विनय तिवारी के बीच में फोन पर बातचीत हुई है, उसी का। इस वीडियो में दोनों 2 जुलाई की उस काली रात की खौफनाक कहानी को बयां कर रहे हैं। क्या है इस सन कर देने वाले ऑडियो की सच्चाई, सुनिए आप। जिस बिकरू कांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया, जिस गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों के खून की नदी बहा दी, जिस बिकरू में कुख्यात विकास दुबे ने अपना काला साम्राज्य फैलाया, अब सामने आया है उस बिकरू कांड का हिला देने वाला ऑडियो। विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। ये आवाजें ठीक उसी दिन की जब कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे खेल रहा था खूनी खेल।
आवाज है प्रदेश के सबसे बड़े कांड के आरोपी विनय तिवारी की, जो फोन पर मौजूद और तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार पी को पल पल की जानकारी दे रहा है। हाँ सर। क्या स्थिति है सर? क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी अभी स्थिति जस की तस है सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं, सिपाही भी शांत हो गए हैं। भाई शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही हैं, उसने कम से कम। ये वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति है मैं पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छुपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? सर बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही से। तो पहले नहीं मतलब वो पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आ रही है आज पुलिस? पता नहीं सर ये क्या, हाँ, पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। बिकरू कांड का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन हमले की उस काली रात के निशान इस ऑडियो के बाहर आते ही एक बार फिर जिंदा हो चुके हैं। इस ऑडियो के जरिए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे विनय तिवारी ने पूरी मुठभेड़ से खुद को दूर रखा। ये वायरल ऑडियो 2 जुलाई की रात 1:57 का बताया जा रहा है, जिसमें तत्कालीन एसओ चौबेपुर विनय तिवारी एसएसपी दिनेश पी को विकास दुबे की ओर से हो रही फायरिंग की पल पल की खबर दे रहा है। 15-16? जी। अच्छा, किस किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सब सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का। नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसो शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम। सुना आपने, हथियारों से फायरिंग हो रही थी और इस बात की पूरी जानकारी एसओ विनय तिवारी को थी, जिसका जिक्र अपनी बातचीत में खुद एसएसपी साहब भी करते हैं। इसके साथ ही सवाल ये भी कि जब पूरी फोर्स विकास दुबे का सामना कर रही थी, उस दौरान विनय तिवारी को इतनी देर तक एसएसपी से बात करने की फुर्सत कैसे मिली? ना तो पीछे गोलियों की आवाज है और ना ही कोई हलचल। तो क्या विनय तिवारी मौका वारदात से काफी दूर था? इस वायरल ऑडियो में एसएसपी और विनय तिवारी गैंगस्टर विकास दुबे की दरिंदगी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हुए जानलेवा हमले के बाद तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार और एसओ विनय तिवारी के बीच यह बातचीत हुई थी। वही ऑडियो वायरल हो रहा है और ये ऑडियो विनय तिवारी की भूमिका पर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर रहा है। संतोष शर्मा, एबीपी गंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा।